अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा जो है आपको मालूम है कि कितनी तेज़ी से बदल रहा है और उसमें कोई खुशी की जो ख़बरें हैं या आप कह लें कि इत्मीनान की ख़बरें जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही हैं इस वक़्त हमें मिलने को। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मुख़्तलिफ़ जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं। इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात अंदर से सुना है कि हो रहे हैं और उसमें आरिफ़ अलवी साहब अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इसहाक़ डार साहब हैं। और साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो लेवल्स पे नवाज़ शरीफ साहब के पैंतरे हैं, वो भी बदले जा रहे हैं। ख़ास तौर पे आज हमने सुना कि परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है एज़ अ फ्यूचर सीएम फॉर देयर पार्टी कि जो उन्होंने इत्तेहाद अगर सोचा था कोई, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हमें परवेज़ इलाही साहब मंज़ूर नहीं है। तो ये जो सारी सिलसिले हैं, ये किधर लेके जा रहे हैं इसका ज़रा तज़किया करेंगे और आज हमें जॉइन कर रहे हैं सलमान आबिद साहब, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। टेलीविज़न के साथ भी उनका एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है, आजकल 4-5 शो वीकली कर रहे हैं। साथ उनका कॉलम जो है वो एक्सप्रेस में भी चलता रहता है, बड़े ज़बरदस्त कॉलम निगार भी हैं। और सबसे बढ़कर मेरे लिए जो उनका तारुफ़ है, वो ये है कि एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बहुत बड़े बाप जो कि सहाफ़ी थे और बहुत ही कैरेक्टर वाले, जो आजकल हम देख रहे हैं उस तरह के नहीं थे, वो बड़े कैरेक्टर वाले लोग थे। तो अब्दुल करीम आबिद साहब के साहबजादे हैं। सलमान आबिद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच इसरार भाई, आपका और आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाज़िश सलमान भाई ये ज़रा मुझे बताइएगा कि मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, पाइड का जो एक सर्वे आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 76% पाकिस्तानीज़ जो हैं, वो मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। क्या वजह है कि इतनी मायूसी लोगों में आ गई है कि 76% का मतलब ये है कि पाकिस्तान में कोई रहेगा ही नहीं, फिर इसका मतलब है कि 3/4 अगर लोग बाहर चले जाएँ और जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको पाकिस्तान के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों लोग इस तरह सोच रहे हैं? इसरार भाई बहुत शुक्रिया। मैंने कल ये जब पाइट की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो जी। मैंने इस पे कॉलम लिखा है जो कि 2 दिन बाद छपेगा। और ये मेरे लिए भी बड़ी तशवीश का पहलू है कि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे जो नौजवान तबका है, जिसमें लड़के हाँ, और लड़कियां हैं और जो पढ़े लिखे भी हैं, जो नाखानदा भी हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद अर्बन एरिया से भी और रूरल एरिया से भी पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं और एक ऐसे मुल्क का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं जहां वो अपने माशी मुस्तकबिल को महफूज कर सकें। अच्छा, हाँ, ये अब एक बड़ी सीरियस अलार्मिंग है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के स्टेट क्राफ्ट के लिए भी, कि जहां लोग जो है वो रियासत के ऊपर, हुकूमत पर, इदारों पर एतमाद करने की बजाय उनको लगता है कि हम एक ऐसी अनसर्टेनिटी में दाखिल हो, कोई मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है और यही वजह है कि लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। एक बात तो ये है। अच्छा, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, इसको एक और जाविये से भी देखें कि पाकिस्तान में खत्ते गुर्बत से जिंदगी गुजारने वाले जो अफराद हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। और तीसरा मसला ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे कम हाईलाइट हो रहा है, कि हमारे यहाँ वो तबका जो पढ़ा लिखा तबका है और जो रोजगार से वाबस्ता है, जिनमें आप 17 से 18, 19, 20वें ग्रेड के लोगों को भी देखें, उनकी भी एक बड़ी तादाद अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस नजर आ रही है और उनको लगता है कि जो हमारी आमदनी है और जो अखराजात है, उसमें जो अदम तवाजन पैदा हुआ है उससे वो अब या तो मुतबादल जराए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और या फिर मुल्क छोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया कि बड़ा पढ़ा लिखा तबका है। जो हाँ, नीचे कमजोर तबकात हैं, जो रोजगार में 25-25, 30-30, 35 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, उनकी हालत तो उससे भी ज्यादा पतली है। मसलन मिसाल के तौर पे मेरे दफ्तर में जो लोग काम करते हैं, मुलाजिम हजरात जो 25 हजार रुपए तनख्वाह लेते हैं, उनको अगर 16 हजार का, 15 हजार का बिजली का बिल दे दिया जाए, तो आप सोचिए कि वो किस तरीके से इन चीजों को लेके चलेंगे। और मैंने इसरार भाई अपनी लाइफ में पहली बार पढ़े लिखे लोगों को, जो बड़े बरसरे रोजगार है, बड़ी अच्छी पोजीशंस के ऊपर है, उनको इतना बेचैन देखा और इतना फ्रस्ट्रेटेड देखा है। तो हुँ। ये अब सवाल ये है कि ये तो सारे इदादो शुमार जो है हमारे पूरे रियासत के करैक्टर को और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को झंझोड़ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसके बारे में कोई ठोस मंसूबा हाँ, बंदी, मैं प्लानिंग, मैं मैं ठोस यही सवाल अब आपसे ये करने विचार, वाला था। वो मैं नहीं है। यही सवाल आपसे करने जी। वाला था कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि 76% लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट जो है टेक्निकली शबर जैदी साहब भी कह रहे हैं, दूसरे लोग भी कह रहे हैं, बल्कि सिराजुल हक साहब ने भी कह दिया है कि डिफ़ॉल्ट बेसिकली हो चुका है। और अगर हो चुका हुआ है तो फिर ज़ाहिर है कि लोगों की उम्मीदें तो खत्म हो जाएँगी। लोगों को इसमें अपना फ्यूचर तो नज़र नहीं आएगा। लोग तो भागेंगे, इकोनॉमिस्ट भागेंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भागेंगे, बिज़नेसमैन भागेंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चले जाएँगे यहाँ से। तो इस बारे में जो हमारा एक ओवरऑल जो
हमारे जिस तरह आप कह लें कि बड़े घर का जो बड़ा होता है उसको फिक्र लायक हो जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो क्या इस तरह की फिक्र देखिए आपको महसूस हो रही है? देखिए अभी जनरल बाजवा साहब जिस वक्त उन्होंने अपना आखिरी खिताब किया था, उसके अंदर भी उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो एक वेंटिलेटर के ऊपर है, और बड़ी खतरनाक सूरत हाल का इजहार करके वो गए थे। लेकिन उन्हीं बाजवा हालांकि साहब के जो DGIS PR थे उन्होंने तो पहले दिन ही कह दिया था, जिस दिन ये हुकूमत आई थी, वो दूसरे दिन वो उन्होंने जब तकरीर कर उन्होंने कह दिया कि उनका इकोनॉमी तो ख्याल बड़ी ये अच्छी हो था रही। उनका ख्याल ये था कि रिजीम चेंज के बाद जो है, जो स्क्रिप्ट लिखा गया था उसके तहत माशियात में कोई इनकलाब आ जाएगा। अब वो जो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके बाद जब जनरल बाजवा जा रहे थे तो उसकी उन्होंने जो खिताब कहा वो मैंने आपको सुना दिया है। तो इसका मतलब है कि जो रिजीम चेंज के बाद जो सारी सूरत हाल बदली है उसने भी हमें माशी बदहाली की तरफ धकेला है। एक बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए रियासत के अंदर फिक्रमंदी तो है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी है, हुकूमत के अंदर भी सिग्नल में थोड़ी सी कमी आई है। है, लेकिन इसरार साहब उन जी सलमान भाई, आपका सिग्नल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। एक ये सिग्नल थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलमान भाई से कि वो दोबारा इसी लिंक से वापस आ जाएं। और वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जैसे रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है तो उसका इम्पैक्ट जो इतना शदीद हुआ है कि लोगों की जो एस्पिरेशंस थी वो मुतासिर हुई हैं। लोगों को जो एक ख्वाब रखा हुआ था उन्होंने कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और हम पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ जो चीज़ें प्लान करके बैठे हुए थे वो कामयाब होंगे, तो वो उन्होंने देखा कि वो नहीं हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब हमने देखा कि जब रजीम चेंज के दौरान DGIS PR जो थे उन्होंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि जनाब इकोनॉमी आपने देखा नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा हो गया, फलां ये चीज़ बड़ी अच्छी हो गई है और डॉलर जो है वो बड़ा कंट्रोल में आ रहा है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बाजवा साहब जाते जाते ये कह गए कि जी इकोनॉमिक प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं, इकोनॉमी जो है वो बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। हियर कम्स सलमान आबिद साहब बैक, और मैं उनसे देखता हूँ कि वो अब मेरा ख्याल है कि उनका सिग्नल जो है अब वो आप बेहतर होगा। जी जी, जी जी, प्लीज गो है। तो मैं ये कह रहा था कि जो बुनियादी तौर पर हमारे स्टेट क्राफ्ट को कुछ बुनियादी फैसले करने हैं इकोनॉमिक्स के हवाले से, और बड़े फैसले करने हैं, और खास तौर ठीक। पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, उसके लिए हम तैयार नहीं है। हम पैच वर्क कर रहे हैं, सारी डिपेंडेंसी IMF के ऊपर दीगर मालियाती इदारों पर लग के कहते हैं कि वो हमें ऑक्सीजन दे दें, हमें पैसे दे दें, वक्ती बुरहान हमारा टल जाए। लेकिन मिसाल के तौर पर जो शब्बर साहब है, जो साबिक FBR के सरबराह थे, उनके बकौल के पाकिस्तान की हुकूमतें इतनी कमजोर है कि जिन लोगों से टैक्सों की वसूली करनी है वहां हम सियासी समझौते कर लेते हैं। और उन्होंने खुद बताया कि जब वो भी सरबराह थे FPR के, तो जिन बड़े लोगों से टैक्स लेना चाहते थे उसमें वो उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेज हो जाते हैं। उसमें इमरान खान भी हाँ, शामिल है, उसमें साबका हुकूमतें भी शामिल है। तो सब कहने लोग का शामिल। मतलब यह है कि जिस अंदाज से इकोनॉमी को ग्रो करना था वो हमने नहीं किया। और जो सबसे बड़ी बात है ना इसरार साहब, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत पैसा लगा रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़ी शाहराहें बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, लेकिन हम लोकल इंडस्ट्री को, छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उसके तैयार ऊपर नहीं कुछ है। भी नहीं कर रहे। लेकिन सही बात है। जब आप इंडस्ट्री इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, तो उससे रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उससे ज्यादा अब बनेगी, यहाँ ठीक तो है। सूरत हाल ये है, यहाँ तो सूरत हाल ये है कि जो लोग रोजगार में हैं उनको भी अपने रोजगार के उनको भी। हवाले से खतरात लाहिक हैं। तो ऐसे में हुकूमती पॉलिसियां या रियासती पॉलिसियां जो है ठीक। वो मैच नहीं कर रही हमारे इस क्राइसिस को, अच्छा, जिसको हम डील लेकिन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सलमान भाई, जब ये अभी जो कमांड में चेंज आई है और हमने देखा कि जब बाजवा साहब गए हैं उसके बाद जो नए चीफ आए हैं हाफिज साहब, उन्होंने जब टेक ओवर किया है तो लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जागी थी कि वो आएंगे और फौरन जनाब वो सारी चीजें रिवर्स कर देंगे और मामला जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई चीज हमें ऑन ग्राउंड होती हुई नजर नहीं आ रही है। डू यू एग्री विद दिस उसकी असेसमेंट? उसकी जी, आपकी असेसमेंट बिल्कुल ठीक है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है, इसरार साहब के जो पिछली मिलिट्री लीडरशिप थी उसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो गया था, और इतना ज्यादा पब्लिक में उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, जनरल बाजवा के ऊपर, फौज के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कि बकायदा जिसे कहते हैं ना, फौज ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे, जिस किस्म का सोशल मीडिया में उनके खिलाफ कंपेन चल रही थी। इसलिए जो नए आर्मी चीफ आए हैं उनकी पहली कोशिश तो यह है कि इस वक्त इस माहौल को जो है ना थोड़ा सा सीज फायर किया जाए, और माहौल को थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए। और जो फौज नहीं, के ऊपर लेकिन वो बहुत ज्यादा माहौल को तनकीद हो बेहतर रही है, बनाने के लिए उनको कुछ ना कुछ स्टेप्स जो हैं प्रैक्टिकल और नजर आने वाले करने पड़ेंगे ना। देखिए ना, 2-3 स्टेप लेने की कोशिश वो कर रहे हैं।
پہلی اسٹیپ کو یہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت میں اور اپوزیشن میں کوئی تصفیہ ہو جائے نئے انتخابات کے حوالے سے. جو آپ نے ابھی اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو مل رہے ہیں، یعنی پچھلے 4 دنوں میں اسحاق ڈار صاحب 3 دفعہ ملے ہیں ڈاکٹر عارف الوی سے. آج عمران خان کے نمائندے شبلی فراز جو ہے وہ آن دا بہاف آف عمران خان ملیں گے عارف الوی صاحب سے. تو ایک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کوئی تصفیہ ہو جائے تاکہ حکومت اور اپوزیشن کسی نقطے پہ پہنچ جائے اور انتخابات کا راستہ اختیار کیا جائے. ایک بات. اور دوسری بات جو جس پہ بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے کہ یہ جو بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے، اس پولرائزیشن کو روک کر ہم کسی اکنامک ایجنڈے کے کچھ بنیادی اصول پر اتفاق کر لیں. اچھا، یہ بھی اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی انشور ہوگی. مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فوری انتخابات کروائیں، یعنی مارچ اپریل میں انتخابات ہو جانے چاہیے. حکومت کہتی ہے کہ یہ اکتوبر 2023 سے پہلے نہیں ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کرائسس کو، جہاں ڈیفالٹ رسک پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم اکتوبر 2023 تک اس کرائسس کو اسی طرح کنٹینیو کر سکیں گے؟ اگر آپ نے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کا آرٹیکل پڑھا اور ڈان میں انہوں نے ساری چیزیں انڈیکیٹ کی ہیں، اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب مفتاح اسماعیل کے خلاف اور مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار کے خلاف ہو گئے ہیں، تو ایسی محاذرائی اور اس طرح کی پولرائزیشن کو لمبا لے کے چلنا، اس سے بھی پاکستان کی اکنامکس کی کوئی خدمت نہیں ہونے والی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو کہا گیا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے کہ آئی ایم ایف سے میں باتیں منوا لوں گا. انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب تک آپ جا کے پاکستان میں ایک انسرٹنٹی کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پہلی دفعہ اسرار صاحب آئی ایم ایف نے کرپشن کا ایشو بھی ڈسکس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو پیسہ ہم دے رہے ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، اس کو بھی کہیں ایڈریس کیا جائے. اور جو جی ریلیف مانگا جا رہا ہے ساگدار کی طرف سے وہ نہیں مل رہا. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں نے جو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو رہے ہیں، یہ دیوار کے پیچھے ہو رہے ہیں. لیکن جو دیوار کے سامنے ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں سلمان بھائی، وہ یہ ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل، یہ جو حکومت بنائی گئی تھی، چونچوں کا جو مربع تھا، امپورٹڈ حکومت جو بنائی گئی تھی، یہ ایک ایلفی کے ساتھ ان کو جوڑا گیا تھا. اور ایلفی ظاہر ہے کہ کدھر سے آ رہی تھی آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا، وہ بھی ابھی تک ایلفی پیچھے سے نہیں ہٹائی گئی. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، وہ ابھی تک ایسی لگ رہا ہے جیسے کنٹینیوٹی ہے پچھلی حکومت کے، پچھلی جو کمانڈ تھی اس کے زیر اثر سب کچھ چل رہا تھا. تو کیا یہ نظر آنے والے جو اقدامات ہیں وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے؟ کچھ جس سے میں نے اس نے کہا تھا کہ ایک ریورس اور فریز کر دینا چاہیے، جو کچھ پہلے ہو رہا تھا اس کو ریورس کریں، اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کو فریز کر دیں. دیکھیے، یہ تشویش پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ نئے آدمی چیف آنے کے بعد جو ماحول کو سازگار ہونا تھا وہ ماحول سازگار نہیں ہوا. مثال کے طور پہ آپ نے اعظم سواتی صاحب کی بات کی ہے. کل ان کو بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے خلاف تمام مقدمات ختم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ان کو فوری طور پہ باعزت رہا کیا جائے. ایک ٹویٹر کے اوپر یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کل دیکھا کہ سندھ حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور وہاں وہ لے گئے ہیں. اب یہ وہ واحد شہری ہے، یعنی ایک تو 70+ سینیٹر ہوں، اور اس کے بعد ان کے خلاف کوئی 20 کے قریب دہشت گردی کے اور ریاست سے بغاوت کے مقدمے ہوں، اور الزام کیا ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو تنقید کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے. کل آپ نے دیکھا ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نئے آرمی چیف کی ملاقات جو ہے وہ ارشد اچھا. شریف کی والدہ سے جی ہوئی ہے. جی اچھا، جی اس کو بڑی یقین دہانی کروائی گئی ہے ارشد شریف کی والدہ کو آرمی چیف کی جانب سے کہ ہر صورت میں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. تو یہ خود بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے نئے آرمی چیف کے لیے، چاہے وہ ارشد شریف کا کیس ہو اور چاہے وہ اعظم سواتی کا کیس ہو. اور جب یہ بات کی جا رہی ہے لیول پلئنگ فیلڈ کی، تو یہ کیسی لیول پلئنگ فیلڈ ہے کہ ایک طرف شریف خاندان کے لیے آپ سچویشن جو ہے نارملائز کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور وہ ٹارگٹ کر کے ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان کے اندر ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا نا کہ سیاسی انجینئرنگ، تو یہ تو ختم ہونی چاہیے نا، یہ نظر آنی چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ آج کی دنیا میں آپ آزادی اظہار، اگرچہ انہوں نے جو بھی کہا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار ڈھونڈا گیا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس کی تو کسی بھی سطح پہ حمایت نہیں کی جا سکتی، اور اس سے ایک اور پاکستان چیز کا چہرہ جو ہے وہ درست نہیں ثابت ہو رہا. اور ایک اور جی چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ باقی جو اقدامات ہیں وہ بھی، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے جو صاحبزادے ہیں سلمان شہباز، جو کہ خود چلے گئے تھے یہاں سے اور وہ مفرور تھے اور ایبسکونڈر تھے، وہ واپس آ رہے ہیں ود فین فیئر، اور ان کو باقاعدہ بلایا جا رہا ہے. تو کیا یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی لوگوں کو کہ اب لوگوں کا اعتماد پھر کیسے بڑھے گا نئی کمانڈ کے اوپر؟
देखिए, लोग यही तो सवाल कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, मसलन आप देखिए ना, नैब में 30 के करीब तरामीम हुई और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो है वो हुक्मरान जमात के अंदर बैठे हुए लोगों को मिला है। और ये अजीब बात है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात थे वो खुद अपने खिलाफ मुकदमात खत्म कर रहे हैं। एक बात तो ये है। उसके बाद आपने देखा कि मरियम नवाज का यहाँ से जाना, फिर नवाज शरीफ हाँ, साहब की वापसी की बातें, हुसैन नवाज साहब का, हसन नवाज साहब की वापसी की बातें हो रही है। अच्छा, फिर ये कहा जा रहा है कि जनाब बहुत से मामलात इस्टेब्लिशमेंट से तय हो गए हैं और अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड निकाली जा रही है। अगर आपने यही कुछ करना है तो फिर आप मेरी बात याद रखिए इसरार साहब, ये इसका सारा बोझ भी इस्टेब्लिशमेंट को उठाना पड़ेगा। और ये इस्टेब्लिशमेंट को आप रूल आउट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लोग जो है ना वो बहुत सख्त रिएक्शन दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ ये हो रहा है। तो फिर वो जो कहा जा रहा था ना कि फौज पर जो तनकीद बढ़ रही है, वो तनकीद इसीलिए बढ़ रही है कि आपके कुछ इकदाम को लोग जो है वो शक की निगाह से देखते हैं। अब उसको दुरुस्त करने के लिए कि जी इसमें इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत है इसके अंदर, तो वो एक बड़े इसमें वाजे तौर पे हमें फर्क नजर आना चाहिए ना। ये फर्क नजर जी, नहीं जी। आ रहा, इसमें उसकी इसमें वजह एक से चीज़ लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। जी, जी। सुमन भाई, इसमें एक चीज़ जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब पहले चीफ साहब जो जो कुछ भी उनके अंडर हो रहा था, तो लोग शायद उनके जाने के बाद ये सोच रहे थे कि यार ये एक इंडिविजुअल एक्ट था, ये उनकी ज़ाती कुछ पुरख़ाश थी, अनाद था इमरान खान साहब के साथ, तो इसलिए हो रहा था। लेकिन अब उनके चले जाने के बाद भी अगर वो चीज़ें कंटिन्यू कर रही हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह अभी आपने ज़िक्र किया और मैंने भी शुरू में कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का भी जो है वो प्लान किया जा रहा है। अगर वो वापस आते हैं और इसी तरह ये मामलात भी चलते रहते हैं, तो फिर लोगों का ये ख्याल होगा कि ये इनफरादी मामला नहीं था, ये इदाराती मामला था। इंस्टीट्यूशन की तरफ से इमरान खान को बाहर निकाला गया, इंस्टीट्यूशन की तरफ से उनको अब आने नहीं दिया जा रहा और उनका रास्ता रोका जा रहा है, जो कि देखिए ना बहुत ही अभी, खतरनाक इमेज होगा। देखिए अभी आपने मूनस इलाही का और चौधरी परवेज इलाही का इंटरव्यू सुना है। जी, उन्होंने दोनों ने कहा कि हमें मार्च में कहा गया था जनरल बाजवा की तरफ से कि आप इमरान खान की हिमायत करें। अच्छा, हमें तो जनरल बाजवा ने यह बताया था कि फरवरी में बतौर इंस्टीट्यूशन ये डिसाइड हो चुका था कि अब हमने सियासत नहीं करनी। पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना। अच्छा, हाँ, इसका मतलब है ये कॉन्ट्रडिक्शन होगी ना। अच्छा, अब आप जितना मर्जी ये कहें कि आप न्यूट्रल हैं और अब आप गैर जानिबदार हैं, लेकिन अगर कुछ इकदाम ऐसे होंगे जिसमें लगेगा कि इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों हुँ, पर दीवार से लगाना मकसद है, उनको इंतखाबी मैदान से बाहर निकालना है, उनको डिस्क्वालीफाई करना है, उनके साथ जो मामला तय नहीं हो रहे उस पर उनके ऊपर दबाव डालना है, और उसके मुकाबले में आपने अब शरीफ खानदान को रिलीफ देना है, तो लोग तो अंधे नहीं है ना इसरार साहब, लोग तो हुँ, बहुत सी चीजों को देख रहे हैं। और बहुत सी बातें जो है वो आप और मैं इस तरह से टीवी पे बैठ के या वेबसाइट के चैनल्स पे बैठ हाँ, के या अखबार में नहीं लिख सकते जो बातें हमें पता होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये खुद एक टेस्ट केस है। मैं आपको एक और टेस्ट केस हाँ, बताता हूँ। मिसाल के तौर पे 2023 का जब भी इलेक्शन होगा, ये इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा टेस्ट केस है। अगर वो ये हुँ, कह रहे हैं कि अब हमारा पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है, तो फिर हाँ, आप ये साबित भी करें, ये शफाफ तरीके से नजर भी आए। ये ना हो कि आप एक सियासी इंजीनियरिंग के चक्कर में पड़ जाएं पसे पर्दा, हाँ, और इलेक्शन के नताइज उसी तरीके से हासिल करें जैसे आप माजी में लेते रहे हैं, और फिर आप ये कहें कि जनाब हम तो न्यूट्रल है। तो बहुत से लोग अब ये सवाल तो उठा रहे हैं कि जो नई लीडरशिप है, और मैंने खुद भी उस पर आर्टिकल लिखा है कि जो 4-5 बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त नई हाँ, आर्मी लीडरशिप के ऊपर, उनके ऊपर देखना पड़ेगा। और आपसे मैं बिल्कुल इतफाक करता हूं। देखिए, इंडिविजुअल की जो पॉलिसी होती है ना, उसी को देखते हुए हम इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी को देखते हैं, और सही बात। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी ही रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप इंडिविजुअल की पॉलिसी पर खामोश रहेंगे तो उसको इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी समझा जाएगा। अब जो कुछ इस वक्त आजम सवाती साहब के साथ पिछले कुछ दिनों में हो रहा है, तो उससे हाँ, लोगों के अंदर ये शक तो बड़ा है, शायद ये इंस्टीट्यूशन का मसला है। उन्होंने तय कर लिया कि जो लोग हमें खिलाफ लिखते हैं हम उनको कोई रियायत नहीं देंगे। लेकिन इसी तरीके का एक रिफ्लेक्शन कल जो मैंने आपको बताया कि अरशद शरीफ की वालदा का आया है, वो जरा हाँ। डिफरेंट शक्ल नजर आई है। तो ये अच्छी बात है। और ये मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, देखिए। अल्लाह करे कि ये जो अरशद शरीफ की वालदा से वो मिले हैं, ये आई वॉश ना हो, ये हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक मीनिंगफुल है। हो और लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ निकले। मैं आपसे एक और बात कर रहा हूँ। देखिए, जी, ये पाकिस्तान की रियासत जो है ना, वो सियासत से ज्यादा अहम है। और जो रियासत होती है, उसके उसके ऊपर इस तरह के सवालात नहीं उठने चाहिए जो हम अमूमी तौर पे सियासी जलसों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हाँ, ये खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो उन तमाम चीजों के अंदर चीजों को नॉर्मलाइज भी करे, और जस्टिस के पहलू भी उजागर करे, और साथ हम्म, साथ अपने आप को भी, जब वो न्यूट्रल कह रहे हैं तो वो वाजे तौर पर नजर आना चाहिए। क्योंकि ठीक। जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उस पर अभी भी लोगों को शकूक व शुबात तो हैं, लेकिन अब इसके ऊपर अभी कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन आने वाले कुछ अरसे में जब जरा वो 5-6 महीने गुजर जाएंगे, वो चार ठीक महीने बात। गुजर जाएंगे, तो लोग सवाल उठाएंगे।
ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا ٹرسٹ بٹ ویریفائی، ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر، جی لیکن جی ہمیں ظاہر جی ہے جی کہ ویریفائی کرنا پڑے گا۔ آخر میں صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ ان کو نہیں آنے دیا جائے گا، کیا آپ کو اس طرح کی فیلنگز نظر آتی ہیں کسی جگہ پہ، یا کچھ اس طرح کی آپ کو انفارمیشن آتی ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ یا ویسے طے کر لیا گیا دیکھیے ہوگا بات جی اس بندے بات کو نہیں آنے بات دینا؟ یہ ہے اسرار صاحب، میں کچھ ملاقاتوں کا راوی ہوں جہاں 2018 کے انتخابات سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی تو الیکشن جیت جائے گی لیکن وزیر اعظم عمران خان نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی اور متبادل وزیر اعظم کا نام دیں۔ تو اس وقت بھی ٹھیک میں ان لوگوں کو کہتا تھا دیکھیے پاکستان میں عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، اگر آپ اس کو نکال کر کوئی پی ٹی آئی کا اقتدار لانے کی کوشش کریں گے تو لوگ قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ کو پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک خطرناک ٹرینڈ ہوگا کہ اگر ہم بائی فورس عمران خان کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، اس کا کوئی پاکستان کی نہ سیاست کو فائدہ ہوگا نہ جمہوریت کو فائدہ ہوگا کیا ابھی اور نہ اس روکنے ملک کی کی کوشش قانون کی کی جا رہی حکمرانی ہے؟ کو فائدہ کیا ابھی جی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ابھی روکنے کی کوشش نہیں کی جا رہی بلکہ عمران خان پہ صرف دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پہ اپنے معاملات طے کر لیں۔ اور دیکھیے نا مثال کے طور پہ ایک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو 2/3 میجورٹی ہے اس کو سنگل میجورٹی تک محدود کیا جائے، ایک بات، ہوں، اور دوسری بات یہ محدود کی جائے کہ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کولیشن گورنمنٹ بنائے فیوچر کے اندر، جس پہ عمران خان راضی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ بنیادی معاملات پہ اتفاق کر لیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ابھی آپ یہ تمام چیزیں نہ کریں، پہلے شفاف الیکشن کروائیں، الیکشن کے ہاں نتائج آئیں گے اس کے بعد ہم چیزوں کو دیکھیں گے کہ ہمیں کس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ تو ابھی تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو اپنی شرائط کے اوپر اتفاق کروا لیا جائے۔ تو اگر وہ یہ عمران خان نہیں کرتے، اگر عمران خان ہاں نہیں کرتے تو پھر یہ خدشہ تو بدستور موجود ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنے کی کوشش راستہ کی جائے گی، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سیاست کو نہ صرف بلکہ ریاست کو بھی ایک بڑے بحران کی طرف دھکیل دے گا۔ بلکہ میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 16 دسمبر 1971 سے کچھ نہیں سیکھا۔ وہ ایک بڑا بڑا مشہور جملہ ہے، ہمارے مورخ ہیں ڈاکٹر مبارک علی، آپ جانتے ہیں، جی جی ہسٹورین ہے، ہسٹورین۔ ان کا ایک بڑا شاندار جملہ ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اور اگر ہم نے ویری انفارچونیٹ۔ اسی طریقے سے ہاں کرنا ہے تو پھر کہاں سیاست دانوں نے سبق سیکھا، کہاں اسٹیبلشمنٹ نے سبق سیکھا، ہاں، کہاں پاکستان کے اندر باقی لوگوں نے سبق سیکھا۔ اگر ہم نے اللہ آج نہ دیکھیں نا کرے۔ مسئلہ کیا ہے، ہاں مسئلہ یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا اسکرپٹ تھا، مان لیتے ہیں۔ ہاں، اب آپ مجھے بتائیے یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اسکرپٹ کے تحت ہی بیٹھی ہوئی ہے نا جی، آپ نے خود کہہ دیا کہ اس کو ایلفی لگی ہوئی ہے۔ اچھا ان سب کی نظریں بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف اور مریم جو ہے اور فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے، آپ نے ہاں، عمران خان کو روکنا ہے، ہم نے نہیں روکنا، یہ آپ نے روکنا ہے کیونکہ یہ جن آپ نے بڑا کیا ہے۔ تو آپ کی ساری ڈپینڈنسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، سیاسی میدان کے اندر تو نہیں ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ کرے کہ معاملات ٹھیک رہیں، کنٹرول میں رہیں۔ سلمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے تھینک رابطہ یو رہے ویری گا، مچ، دعا میں یاد رکھیے تھینک یو جی، ویری تھینک مچ، یو ویری مچ، السلام تھینک یو علیکم ویری جی، مچ، تھینک السلام یو۔ علیکم۔